हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लास्ट क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था और आल्सो हमने कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी देखा था। और आज हम देखने जा रहे हैं सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यदि बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तो कितना होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ए बराबर होता है के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है ना, जहां पर के क्या है? एक कांस्टेंट है, F इज द कूलम्ब फोर्स एंड Q1 Q2 इज द चार्ज एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। और यदि बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की तो वो कितना होता है? अच्छा, Fe कर दो, इसको Fg कर दो, वो होता है G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर होता है ना, जहां पे G क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है, M1 M2 मास होता है एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन द मास। ओके, तो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, दोनों में फोर्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। दोनों में फोर्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। मतलब चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो पहला सिमिलरिटीज क्या हो गया? बोथ द फोर्सेस फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्यों? क्योंकि चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, दोनों में फोर्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। इसी को बोलता है इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। और R क्या है? तो डिस्टेंस है, जानते हो ना आप? यस, बता चुका हूं मैं, तो जानते ही हैं। सेकंड सिमिलरिटीज, मेन सिमिलरिटीज की बात करते हैं, ठीक है ना, ज्यादा बात नहीं करेंगे। सेकंड सिमिलरिटीज ये है कि देखो, मान लो वो कोई मास M1 है, ठीक है, एक है मास M2। इस M1 का ये सेंटर पॉइंट है, इस M2 का ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी ना, वो सेंटर टू सेंटर ही लगती है। M1 M2 के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो सेंटर टू सेंटर ही लगती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहां से लेकर के ऐसे लगेगा या फिर यहां से लेकर के ऐसे लगेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। यहां से लेकर के ऐसे लगे या फिर यहां से लेकर के ऐसे लगे, ऐसा नहीं होगा। इन दोनों मासेस के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी ना, वो सेंटर टू सेंटर ही लगेगी। ओके ओके ओके। और बात करें यदि मान लो हमारे पास दो चार्ज बॉडी है, एक है Q1 और एक है Q2। Q1 का सेंटर ये है और Q2 का सेंटर ये है। तो इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी ना, इन दोनों चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी वो भी सेंटर टू सेंटर ही लगेगी भाई, वो भी सेंटर टू सेंटर ही लगती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहां से स्टार्ट होगी और यहां तक लगेगी, यहां से स्टार्ट होगी और इस पॉइंट पर लगेगी, ऐसा नहीं होगा। इन दोनों चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी वो सेंटर टू सेंटर ही लगेगी, ठीक है। तो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो चाहे कूलम्ब फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, दोनों ही फोर्स सेंटर टू सेंटर लग रही है। मतलब बोथ द फोर्सेस, अच्छा इसको मैं क्लीन कर दूं पहले। तो सेकंड सिमिलरिटीज क्या होगी? बोथ द फोर्सेस एक्ट्स along the line joining between the centers, ठीक है। दोनों फोर्स सेंटर टू सेंटर ही लगती है। मतलब दोनों, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, दोनों सेंट्रल फोर्स है, ठीक है, सेंटर टू सेंटर ही लगती है। ओके, तो ठीक है, ये हमने दो सिमिलरिटीज देखा। अभी हम डिफरेंस भी देख लेंगे दोनों के बीच, थोड़ा इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स।
यस, यहाँ पर फोर्स का स्पेलिंग गलती है तो आप ठीक लिख लीजिएगा, सही लिख लीजिएगा। ओके, तो बात करें इनके डिफरेंस की, ये भी डिफरेंस एक दो पॉइंट ही देखेंगे, हमने बताया ना कि मेन ही सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज देखेंगे। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना वो अट्रैक्टिव होता है और रिपल्सिव होता है। यदि सिमिलर चार्जेज है तो उनके बीच रिपल्सन होगा, और यदि डिसिमिलर चार्जेज है तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव होता है और रिपल्सिव होता है। तो पहले इस बात को लिख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स may be attractive और रिपल्सिव। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज क्या, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? बोलो, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ओके, मतलब जो दो बॉडीज के बीच यदि ग्रेविटेशनल फोर्स लाएंगे ना तो वो दोनों, वो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव हो सकता है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी बराबर क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, और यदि बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तो वो होता है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। होता है ना जी? यस, होता है। तो यहां पर जी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जिसको आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में के क्या है, तो ये भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है। के भी एक कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट। लेकिन यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स में कांस्टेंट जी होता है ना, वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में कांस्टेंट जी होता है ना, वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। वो एयर मीडियम हो, वो वाटर मीडियम हो, या फिर आप अर्थ पर जाए, मून पर जाए, कहीं भी इन जी का वैल्यू चेंज नहीं होता है। इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि इनका वैल्यू मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे एयर में, चाहे वाटर में, चाहे अर्थ पर, चाहे मून में, कहीं भी चले जाइए, जी का वैल्यू चेंज नहीं होता है। और जानते हो m1 m2 मास है, इनका भी वैल्यू चेंज नहीं होगा। मास का भी वैल्यू चेंज नहीं होता है, चाहे आप एयर में हो, वाटर में हो, अर्थ हो, मून में हो, मास का वैल्यू चेंज नहीं होगा। और क्या, डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2, तो डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा भाई। ठीक है, तो r तो डिस्टेंस है। तो यहां पर कहने की बात यह है कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है ना, वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और बाकी चीजें भी मीडियम पर डिपेंड करता ही नहीं है। जानते हो आप, m1 m2 भी मीडियम डिपेंड नहीं करता है, और r तो डिस्टेंस है। मतलब जब ये जी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। दो बॉडीज के बीच m1 और m2, ये रहा m1 और ये रहा m2, इनके बीच एयर में जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी ना, इनके बीच वाटर मीडियम में भी उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। ठीक है, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जी का वैल्यू मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो पहले इस लाइन को लिख लेते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे। द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डू नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके बारे में क्या? तो देखो, जब हमने आपको कूलम्ब्स लॉ बताया था ना, तो वहां पर हमने बताया था कि जो कांस्टेंट क्या होता है ना, इनकी वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करती है। इनकी वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करती है। ठीक है, एयर मीडियम में के का वैल्यू कुछ और होगा और वाटर मीडियम में के का वैल्यू कुछ और हो जाएगा।
ठीक है, ये हमने बताया है ना आपको, यस बताया, अच्छी तरह से बताया है कि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो कांस्टेंट के होती है उसकी वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करती है। जैसे ही मीडियम चेंज करती है, एयर से आप वाटर में जाओगे, के का वैल्यू चेंज कर जाएगा। और Q1 Q2 तो चेंज करता ही नहीं है, ठीक है, आप एयर में हो वाटर में हो, Q1 Q2 का वैल्यू वही रहेगा, R तो डिस्टेंस ही है। तो यहां पर के का कांस्टेंट के का वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करता है, इसीलिए जैसे ही मीडियम चेंज करती है ना, के का वैल्यू चेंज कर जाएगा और इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी वैल्यू चेंज कर जाएगी। जैसे ही मीडियम चेंज कर जाएगी, कांस्टेंट के का वैल्यू चेंज कर जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू चेंज कर जाएगा। इसलिए यहां पर हम लिखेंगे बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अच्छा यहां पर आप लिख लो कि द ग्रेविटेशनल फोर्स डू नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिकॉज ये भी एक रीजन लिख लो, बिकॉज, इसको आप बिकॉज पढ़ना, सॉरी प्लीज, बिकॉज G do not depends upon medium, depends upon medium, ठीक है, but the electrostatic force डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये मीडियम पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों 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 क्यों? बिकॉज कांस्टेंट के चेंजेज विथ द चेंज इन मीडियम। जैसे ही मीडियम चेंज करती है, कांस्टेंट के का वैल्यू चेंज कर जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी वैल्यू चेंज कर जाती है। तो ये हमने देखा सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो लाइफ में बाधाएं मुश्किलें बहुत सारे आएंगी, आप नियति के साथ चीजों को स्टार्ट तो कर लेते हो, लेकिन पूरी एनर्जी के साथ चीजों को स्टार्ट तो कर लेते हो, लेकिन उसी एनर्जी के साथ बढ़ नहीं पाते हो, उसी एनर्जी के साथ चीजों को एंड नहीं कर पाते हो। इसके कुछ रीजन हो सकते हैं। क्या रीजन? पहला तो रीजन ये कि आलस, लापरवाही, दो चीज हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, आलस और लापरवाही जिनके पास रहेगा वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और कुछ तो ऐसे बच्चे हैं ना, वो दूसरे को पोटेंशियल को देख करके खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। ये भाई वो तो बहुत तेज है, वो तो बहुत है, उसके पास पढ़ने की हर सुविधाएं हैं, वो तो कुछ करेगा, मेरे पास तो ना तो कोई सुविधा है और ना ही मैं इंटेलिजेंट हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं। तो देखो वो बोलते हैं ना कि ये शरीर नाश्वर है, बट तुम्हारे विचार वो अमर है, वो अनंत तक चली जाती है, अनंत तक जाती है। बड़े बड़े महापुरुष आए और गए, उनका शरीर तो मिट गया, लेकिन उनके विचार आज भी चलते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, और हम भी कुछ अचीव कर लेते हैं अपने लाइफ में। तो ये शरीर नाश्वर है, लेकिन ये तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म ना, ये नाश्वर नहीं है, ये अनंत तक चलते हैं। तो वो चीजें तुम जो देख रहे हो ना कि भाई वो पढ़ने में तेज है, पहले तो ये तुम्हारी मन का बस एक भ्रम है कि वो पढ़ने में तेज है और तुम कमजोर हो, और दूसरा उनके पास बहुत सुविधाएं हैं। ये बस एक कृत्रिम चीज है, ये कृत्रिम सोच है। जैसे शरीर एक नाश्वर है, शरीर एक कृत्रिम है, सॉरी कृत्रिम नहीं मतलब वो नेचुरल है, बट एक नाश्वर ही है। तो जैसे हमारा शरीर नाश्वर है, लेकिन हमारे कर्म, हमारे विचार वो नाश्वर नहीं है, वो अनंत तक चलते हैं, ठीक है। उसी तरह से उनके पास सुविधाएं हैं ना, तो वो समझो बस वो नाश्वर ही है, नाश्वर समझो, असली शक्ति वो नहीं। नाश्वर मतलब असली शक्ति हमारा शरीर नहीं, असली शक्ति हमारी सोच है, हमारे विचार है, हमारे कर्म है। उस तरह से असली शक्ति उनकी सुविधाएं नहीं है कि उनके पास बहुत पैसा है, भाई बड़े बड़े कोचिंग में नाम लिखवाए हुए हैं, अपना बड़े बड़े कोचिंग में स्टडी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी उनके पास सुविधाएं हैं, ठीक है। महंगी महंगी पुस्तकें, महंगे महंगी कॉपी कलम, उससे क्या हुआ? बड़े बड़े टीचर से पढ़ रहे हैं। अरे नहीं, कोई तुमको सफलता नहीं दिलवाएगा, ना बड़े बड़े कोचिंग, ना बड़े बड़े टीचर, ना महंगी महंगी कॉफी, ना तुम्हारे किसी पेरेंट्स का पैसा तुमको सफलता दिलवा सकती है। तुमको सफलता सिर्फ तुम्हारी कर्म दिलवाती है।
तुमको सफलता सिर्फ तुम्हारी आत्मविश्वास दिलवाती है। यदि तुम्हारा आत्मविश्वास उस बच्चे से कम है ना, तो यस तुम उनसे कम हो, लेकिन तुम धन दौलत में उनसे बहुत कम हो ना, बहुत कम हो, तो ये कमी गिनी नहीं जाएगी, क्योंकि इस कमी का कोई रोल ही नहीं है तुमको सफल होने में। इस कमी का कोई रोल नहीं है तुमको सफल होने में, ठीक है। तो मेन बात क्या है, असली शक्ति क्या है तुम्हारी? तुम्हारी कॉन्फिडेंस, तुम्हारी आत्मविश्वास, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारे स्वच्छ विचार बोलो। सबसे पहले स्वच्छ विचार पालो अपने मन में, उसके बाद परिश्रम करो, कॉन्फिडेंस रखो, यस मैं कर लूंगा। क्या है तुम्हारे पास? यदि बहुत दौलत है, मेरी कॉन्फिडेंस तुमसे कम नहीं है। क्या है, तुम बड़े कोचिंग में पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, पढ़ो, लेकिन मेरी कॉन्फिडेंस तुमसे कम नहीं है, मेरी लेबर तुमसे कम नहीं है, मेरी सपने तुमसे छोटा नहीं है। जिस दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस किसी से कम हो जाएगा ना, जिस दिन तुम्हारा लेबर किसी से कम हो जाएगा ना, जिस दिन तुम्हारा फोकस किसी से कम हो जाएगा ना, जिस दिन तुम्हारे सपने किसी से छोटे हो जाएंगे ना, उस दिन तुम छोटे हो, उस दिन तुम छोटे हो। तुम जानते हो इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति भी फर्श से अर्श तक पहुंचा है, जमीन से आसमान तक पहुंचा है। नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं, नाम तो गिनवाने की आवश्यकता नहीं है। यदि धन से ही सफलता आती ना, धन से ही कोई चीज आती, तो इस देश में अमीर के बच्चे ही सब कुछ बनते हैं, गरीब के बच्चे तो कुछ बनते नहीं। लेकिन आप जानते हो गरीब के बच्चे बनते हैं, किस गरीब के बच्चे बनते हैं? कौन सा गरीब बच्चा बनता है? कौन सा गरीब बच्चा अपने सपनों को साकार करता है? जिनकी कॉन्फिडेंस किसी भी अमीर के बच्चे से कम नहीं होती है, जिनकी लेबर किसी भी अमीर के बच्चे से कम नहीं होती है, जिनकी आत्मविश्वास, जिनकी धैर्य किसी भी अमीर बच्चे से कम नहीं होती है। यदि तुम्हारी आत्मविश्वास, तुम्हारा धैर्य, तुम बोलो किसी भी तेज स्टूडेंट से बोलो, किसी भी अमीर बच्चे से बोलो, जिनके पास बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ रहे होते हो, तुम नहीं पढ़ रहे होते हो, तुम बोलो ठीक है तुम बड़े कोचिंग में पढ़ रहे हो, लेकिन मेरी आत्मविश्वास तुमसे कम नहीं है। ठीक है तुम मेरे से बड़े टीचर से नाम में पढ़ रहे हो, लेकिन मेरी मेहनत तुमसे कम नहीं है, मेरी परिश्रम तुमसे कम नहीं है, मेरे सपने तुमसे छोटा नहीं है, मेरा धैर्य तुमसे छोटा नहीं है, इसलिए मैं तुमसे छोटा नहीं हूँ। इसलिए जितनी अचीवमेंट तुम प्राप्त कर सकते हो, इतनी अचीवमेंट मैं भी प्राप्त कर सकता हूँ। जितनी अचीवमेंट वो प्राप्त कर सकता है, उतनी अचीवमेंट तुम भी प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो स्वच्छ विचार रखना जरूरी होती है। सबसे पहले स्वच्छ विचार, स्वच्छ जरूरी होती है, ठीक है। उसके बाद लेबर, तुम्हारी कॉन्फिडेंस, तुम्हारी धैर्य, तुम्हारी कंटिन्यूटी, यही सब तुम्हारी सफलता के लिए, तुम्हारे सपने सच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आज से, अभी से ये बोलना है किसी भी तेज बच्चे से, किसी भी अमीर बच्चे से, किसी भी बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे से, ठीक है भाई तुम बड़े कोचिंग में पढ़ते हो, तुम बड़े अमीर हो, तुम तेज हो सकते हो, लेकिन लेबर में मुझे कम मत समझना, कॉन्फिडेंस में मुझे अपने आप से कम मत समझना, धैर्य में मुझे अपने आप से कम मत रखना, फोकस में, कंसंट्रेशन में मुझे अपने आप से कम मत समझना। जितनी सपने तुम पाले हो, उतने ही सपने मैं भी पाला हूँ। सपने में मेरे सपने को अपने सपने से छोटा मत समझना, मेरी भी सपने वही है जो तुम देख रहे हो। जितनी बड़ी तुम्हारे सपने, उतनी बड़ी मेरी भी सपने। बोलो, इतनी बोलने की साहस रखते हो ना, तुम कुछ भी कर सकते हो, और इतनी साहस नहीं रखते हो ना, तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इतनी तुम साहस रखते हो ना किसी भी तेज बच्चे से, किसी भी अमीर बच्चे से बोलने के लिए कि भाई यस तुम तेज हो सकते हो, तुम अमीर हो सकते हो, लेकिन मेरी कॉन्फिडेंस तुमसे कम नहीं है, मेरी धैर्य तुमसे कम नहीं है, मेरी परिश्रम, मेरी सोच, मेरे सपने तुमसे कम नहीं है। फिर तो तुम भी अपने सपने साकार कर लोगे, जो तुम बनना चाहते हो वही बनोगे। और यस बच्चों, पढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, लगातार परिश्रम कीजिए। ओके, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।